हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के 5th लेक्चर में आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका एक टॉपिक हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका हम लोगों ने पिछला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अच्छी स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तभी हमने एक बात और बताई थी कि अब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में, कि किसी द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में, इसे हम लोग बोलते हैं निरक्ष स्थिति। क्या बोलते हैं? निरक्ष स्थिति या निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। निरक्ष में पढ़ लेंगे और आज ही शायद इसी लेक्चर में हम लोग जर्नल केस में भी, मतलब कोई भी केस हो, चाहे अक्ष हो, निरक्ष हो, किसी एंगल पे दिया हो, कोई भी हो, आज हम लोग इसी लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे उसको भी। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड आउटसाइड पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेरिवेशन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी में। मैं आपका गौरव मिश्रा। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ नई नई चीज़ें भी आएंगी, तो उनको भी समझते जाएंगे। नई चीज़ों का मतलब नई नहीं होंगी, वो मतलब पिछले क्लासों की होंगी, जिनको हम थोड़ा थोड़ा सा तुमको डिस्कस करके बताते रहेंगे। आओ समझो। तो सबसे पहले तो हम लोग डायपोल मोमेंट बनाते हैं। डायपोल एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है। बच्चा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम पढ़ लो। तो देखो, निकाय, डायपोल एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है। थोड़ा सा और नीचे बनाए सिस्टम को। डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत ज़्यादा छोटी दूरी पर रखे हो। बहुत ज़्यादा कैसी दूरी पर रखे हो? छोटी दूरी पर रखे हो। उस निकाय को, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल दूरी पर रखे होते हैं। इसको हमने मान लिया L और L, 2L होती है। बीच की दूरी हम लोग 2L मानते हैं। होती तो कुछ भी है, होती तो तुम P भी मान लो, Q भी मान लो, C भी मान लो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? 2L मानते हैं, कैलकुलेशन आसान करने की वजह से। अब देखो, अब हमको इसके निरक्ष पॉइंट पर, हमने निरक्ष पॉइंट वो मान लिया P। क्या मान लिया? P। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी इस P पॉइंट पर। अच्छी बिंदु हमने बताया था, जैसे ये डायपोल है, ये हमारा ब्लू वाला मार्कर को हम डायपोल मान लिए। क्या मान लिए? डायपोल। तो अच्छी बिंदु इसी के एक्सिस में होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। और निरक्ष में क्या होगा? या तो ऐसे अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा, या तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो निरक्ष होता है परपेंडिकुलर या तो ऊपर इस साइड में, या तो परपेंडिकुलर नीचे की साइड में। या अच्छी में क्या होता है? along द लाइन, या तो इस साइड में या तो इस साइड में, दोनों बातें होती हैं। अब देखो, तो ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तुमको टेंशन नहीं लेने की उसकी। तो अब देखो, P बिंदु से मिला दो यहाँ से, ये दूरी P बिंदु से मिला दो, और ये पॉइंट मिला दो P। ये अब सही बना है। हमको निकालनी है P बिंदु पे। कहाँ पे निकालनी है? P बिंदु पे। इसको मिला दिया O से, इसको मिला दिया कहाँ से? O बिंदु से, O पॉइंट से। ये डायग्राम होता है OP। हमने जहाँ पे निकालना है, हमने दूरी दे दी O से लेकर के P के बीच में निकालना है P बिंदु, तो हमने उसको दूरी दे दी R। क्या दूरी दे दी? R। अच्छा, तो ये 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा
निरक्ष बिंदु है तो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। यहाँ पर क्या लग जाएगी? पाइथागोरस। इसका नाम भी दे दो ए बी, वो पी है। तो हमारी ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यार। इतना ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इनको डिस्कस करना क्लास 12th में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब तो तुमको आना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमको उसका कर्ण का स्क्वायर होता है तो उसका हमने क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। बस ये सब चीज़ें तुमको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या करा था पिछले बार, जब एक्सीएल पे निकाली थी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करा था? एक बार प्लस क्यू के कारण निकाल लिया था, एक बार माइनस क्यू के कारण निकाल दिया था, और फिर उनको वेक्टर मेथड से क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। और जोड़ने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी जो जिसमें पूरी प्योर मैथमेटिक्स लगी थी। उसके बाद हमारा आंसर आ गया था, और आंसर आया था ई एक्सीएल, या ई एक्सीएल में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में आर क्यूब, 2p अपॉन में आर क्यूब आया था। अब देखो, अब फिर इसमें वही काम करेंगे, एक बार प्लस क्यू और एक बार माइनस क्यू, एक बार माइनस क्यू और एक बार प्लस क्यू के कारण निकाल लेंगे, और दोनों के कारण से जोड़ देंगे और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस को एडजस्ट कर ले, हम एडजस्ट हो जा बच्चा। हाँ, अब एडजस्ट हुई है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो गई और अब ज़्यादा सही है, अब ज़्यादा सही। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र देखें, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E इक्वल टू में E1 नाम दे दें हम इसके कारण, तो E1 इक्वल टू में क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में उनके बीच की दूरी, जहां से निकालना है। तो क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बताओ ये बात आई कि नहीं आई? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी यार। ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर होता है। ये R स्क्वायर होता है, क्या होता है? R स्क्वायर। तो R स्क्वायर, तो ये देखो जिस बिंदु से निकाल लिए उस बिंदु के बीच की दूरी लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया? स्क्वायर। तो इसी को हम लोग आगे इधर साइड में लिख दें। ये क्या हो जाएगा? E1 बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये होगा हमारा E1। ठीक, तो माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? जिस बिंदु पे निकालना होता है उस बिंदु से अंदर की तरफ, तो मतलब क्या होगा? हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी E1 की, वो ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? कुछ अंदर की तरफ, जिस बिंदु से निकालनी होती उस बिंदु से अंदर की तरफ, तो E1 की डायरेक्शन हमारी ये होगी, E1 की डायरेक्शन हमारी ये होगी कि नहीं होगी? किसी कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात पे। अब अगला बिंदु लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, E2, इसका नाम दे देते हैं E2, 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, इसकी भी दूरी वही है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग E2 बराबर में आ जाएगा, E2 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो वो हमको बता सकता है। इन दोनों बिंदुओं में, इन दोनों पॉइंट जो हमने बताए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको बताए। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब देखो ये आ गया। अच्छा, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर निकाली, पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो ये किधर होगी, प्लस क्यू से बाहर की तरफ होती है। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, बाहर की तरफ होती है, तो प्लस क्यू से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दो, तो ये होगी, ये हमारा E2 होगा, ये हमारा क्या होगा E2, ये हमारा क्या होगा E2। बताओ किसी को कोई इतने में प्रॉब्लम, इतने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनके बीच का भी जो हमारा एंगल होगा वो 90 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 था, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब हमारा E1 इधर है, E2 इधर है, तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में तो है नहीं, तो इनको फिर कैसे जोड़ेंगे। तो इनका क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे, घटक करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। तो देखो कंपोनेंट समझ लो एक बार कैसे करा जाता है कंपोनेंट। मान लो जब कोई, जैसे ये फोर्स वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, इसके कंपोनेंट करने होते हैं, तो कंपोनेंट हमेशा ये एक एक्स एक्सिस में करा जाता है और एक वाई एक्सिस में करा जाता है, एक एक्स एक्सिस में करा जाता है और एक वाई एक्सिस में करा जाता है। ये हमने मान लिया एंगल थीटा है, ये एंगल कितना हमने मान लिया थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ पर हमने एंगल मान लिया ये थीटा है, ये क्या है थीटा। तो जो थीटा के साथ लिखा हो, जो थीटा के साथ लिखा हो उसमें हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हो उसका हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब इसका करके बताओ, जैसे मान लो ये एल है, ये कोई भी एल वेक्टर कह दो है, तो कंपोनेंट करना है तो एक एक्स एक्स में बना दो, एक वाई एक्स में परपेंडिकुलर बना दो। अगर थीटा तुमको ये दिया है, थीटा तुमको ये दिया, तो थीटा के साथ वाला हो जाएगा कॉस, एल कॉस थीटा, और थीटा के जो बच गया बाकी वो हो जाएगा एल साइन थीटा। बताओ किसी को कोई इसमें दिक्कत, थीटा के साथ वाला कॉस और जो थीटा बच जाए उसके साथ क्या आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा साइन। इतना आया कि नहीं आया, ये कंपोनेंट करना, इसे बोलते हैं हिंदी में घटक। आप देखो घटक आ गए, तो एक मिनट, ये थीटा है, ये क्या है थीटा। हमने ऐसे ऐसे यहां से एक लाइन ऐसे खींची, यदि ये थीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा थीटा होगा, ये क्या होगा थीटा होगा कि नहीं होगा, किसी कोई दिक्कत। ये थीटा है तो फिर ये भी क्या होगा थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों क्या है एकांतर कोण, और ये दोनों संगत कोण, ये दोनों क्या है संगत कोण। ये थीटा भाई देखो ऐसे पैरेलल बिल्कुल लाइन जा रही है, अब बी से एक ऐसे कर दी तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा थीटा। ये एकांतर कोण है तो ये क्या होगा थीटा। अगर हम E1 के कंपोनेंट करें, किसके कंपोनेंट कर दें E1 के कंपोनेंट करें, अरे यार डायग्राम बन जा बच्चा, ये थीटा। अगर E1 के कंपोनेंट करना चाहें, पहले हम E1 के वो वाला भी एंगल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यदि E1 का हम करना चाहें तो ये एंगल देखो परपेंडिकुलर होता है, तो एक ऐसे होगा और एक इस तरफ होगा E1 का। तो देखो E1 के दो कंपोनेंट हो गए भाई, परपेंडिकुलर करा जाता है, जैसे अभी F बनाया था तो एक परपेंडिकुलर ऐसे होता था और एक परपेंडिकुलर ऐसे होता था, परपेंडिकुलर होते थे। तो ये यदि E1 ऐसे है तो एक परपेंडिकुलर ऐसे और एक परपेंडिकुलर ऐसे, एक x में और एक y में होता था। तो यदि ये थीटा है तो फिर ये क्या होगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा होगा, E1 cos थीटा होगा। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बचा वाला क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। बताओ
किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब E2 वाला देखो, तो E2 वाले के लिए ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। अब E2 के कंपोनेंट करो, तो E2 का एक ये होगा परपेंडिकुलर, मतलब E2 के लिए ये एक परपेंडिकुलर होगा E2 के लिए, और एक ये वाला परपेंडिकुलर होगा इधर E1 की डायरेक्शन में ये। तो E2 का ये थीटा है, तो इधर साइड में आ जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। ये वाला हो जाएगा, जो ये वाला है ये हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा हो जाएगा। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो? देखो ये E2 है तो इसके कंपोनेंट करेंगे भाई, E2 ऐसे ऐसे दिखा दो, अलग दिखा दो, हम कह रहे हैं अलग दिखा दो। ये E2 है, ये क्या है E2, तो इसका परपेंडिकुलर एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो बिल्कुल देखो E2 का एक ऐसे दिखाया और एक ऐसे दिखाया, तो देखो ये वाला थीटा है, नीचे की तरफ थीटा है कि नहीं है, तो ये होगा E2 cos थीटा, और ये वाला होगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब E1 का भी दिखा दे, देखो E1 आएगा ऐसे, E1 तुम्हारा देखो ऐसे है, E1 तुम्हारा ऐसे, तो इसका एक परपेंडिकुलर ऐसे होगा और एक परपेंडिकुलर ऐसे होगा, और थीटा देखो इधर साइड में, इधर साइड में E1, तो देखो इधर साइड में तो इसका होगा E1 cos थीटा जिधर थीटा हो, और इधर क्या आएगा E1 cos sin थीटा, E1 sin थीटा आएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी। यार इसका ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं हो पा रहा मेरे मोबाइल का, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ी सी बढ़ी होगी। अब बढ़ाते हैं तो गड़बड़ होती है, कम साफ दिखाई लगता है। हाँ अब सही है थोड़ा सा, ठीक। तो ये कंपोनेंट आया कि नहीं आया? कंपोनेंट आ गया होगा। अब देखो, अब यहां से एक बात देखो, देखो E1 E2 आपस में देखो बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। देखो E1 E2 आपस में बिल्कुल क्या है बराबर। अगर E1 E2 बराबर है तो फिर ये दोनों जो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर आर कैंसिल टू ईच अदर, आर कैंसिल टू ईच अदर। यदि इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो दोनों एक विपरीत दिशा में, जैसे ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला, इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त, काट मार के खचर पचर खून खच्चर कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से खत्म हो गया, इस वाले वेक्टर से खत्म हो गया। तो जो हमारी तुल्य आई, तुल्य इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो देखो इस डायरेक्शन में आ रही, ऐसे ऐसे, वो क्या आ रही ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ई नेट बराबर में तुम्हारी आ गई E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये दोनों आपस में जुड़ गई, ये दोनों आपस में जुड़ गई। E1 cos थीटा, E1 cos थीटा का भी वेक्टर इधर ही मान लो, और E2 cos थीटा का भी वेक्टर इधर ही आ गया, तो दोनों जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे वेक्टर रूल से। बताओ इतना आया कि नहीं आया? इतने में किसी कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकता है। इतना आ गया। अब बस वैल्यू रखनी है तुमको, ई नेट बराबर में E1 की वैल्यू रखो। अच्छा यहाँ से cos थीटा चाहो तो कॉमन कर लो, cos थीटा कॉमन कर लो, cos थीटा क्या हो गया कॉमन। E1 की वैल्यू देखो, E1 की वैल्यू, E1 इसको हम K बोले देते हैं, क्या बोले देते हैं KQ अपॉन में, थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बताओ किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस पॉइंट में, नहीं होगी किसी कोई दिक्कत। अब क्योंकि देखो देखो तो बच्चे देखो तो यहाँ से cos थीटा हमने कॉमन कर लिया था, तो ब्रैकेट बचा था E1 प्लस में क्या बचा था E2 बचा था, ये आया था ऐसे। तो हमने E1 E2 की क्या कर दी वैल्यू रख दी। अब देखो E1 E2 की वैल्यू रख दी तो हमारा ये भी कॉमन मिल रहा है, ये भी क्या हो रहा है कॉमन, तो ये कॉमन का, अरे ये देखो मान लो एक एक पूरा ये लिखा हुआ है तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ई नेट बराबर में 2KQ cos थीटा, 2KQ cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताओ इतना आया कि नहीं आया? इतने में बताओ किसी कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बता सकता है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो मेरी, अब cos थीटा को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, cos थीटा को हटाना पड़ेगा, cos थीटा को हटाना पड़ेगा। तो देखो cos थीटा कैसे हटेगा, मेरी बात को सुनो, cos थीटा कैसे हटेगा। देखो ये ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल इधर साइड में लिखे देते हैं, इधर साइड में कर ही दें, देखें इधर दिखेगा, इधर डायग्राम के बगल में जगह आएगी। चलो इधर बता देते हैं फिर इरेज कर देंगे। देखो इन ट्रायंगल ओ पी बी, ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये वाला देखो cos थीटा है तो cos थीटा में किसका संबंध होता है, लाल बटे का क्या करो, एल ए एल अपॉन में के ए। cos थीटा में आधार और कर्ण का होता है, आधार और कर्ण का, तो आधार ले लो और कर्ण ले लो, तो cos थीटा आधार बटे में कर्ण, तो एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते cos की जगह, तो हम लोग cos थीटा की जगह यहाँ पर लिखे देते हैं एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लोग cos थीटा की जगह ये वाली चीज लिखे देते हैं, ई नेट बराबर में, ई नेट इक्वल टू में 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cos थीटा की वैल्यू आधार बटे में कर्ण, तो आधार एल है और कर्ण तुम्हारा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अच्छा अब तुम एक फार्मूला पढ़े हो P बराबर में Q इंटू में 2L, Q इंटू में 2L, ये तुमने फार्मूला पढ़ रखा है मोमेंटम का, किसका, मोमेंटम का, डायपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का तुम लोग फार्मूला पढ़ चुके हो। तो देखो इधर से 2QL बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2QL, तो इसकी जगह हम P लिख देंगे, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, P, क्या लिख देंगे, P। तो E नेट बराबर में आ जाएगा तुम्हारा 2QL की जगह P लिख देंगे, 2QL की जगह हम लिख देंगे P, क्या लिख देंगे, P, PK बराबर में, देखो ये एक लिखा है और ये आधा लिखा है, और एक आधा कितना हो जाता है 3 बटे में 2, मतलब 1.5, एक और आधा कितना हो जाएगा 1.5। तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अरे यार ये पूरा एक, मतलब इसकी घात 1 है, इसकी घात आधी है, तो एक और आधी घात जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आधा 1.5 आता है कि नहीं आता, तो 3/2 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 3/2। तो यहां से अब हम लोग एक बात जानते हैं कि जो L होता है वो R की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा होता है, L R की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये हमने पिछली डेरिवेशन में भी बताया था कि L वेरी लेस देन R इज वेरी लेस देन R, ये हमने बताया था। R बहुत बड़ा होता है L की अपेक्षा, L बहुत ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जो बहुत ज्यादा नजदीक, बहुत ज्यादा पास दूरी में, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत ज्यादा पास में रखे होते हैं, वो निकाय हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो उसकी अपेक्षा R बड़ा है, उसके अपेक्षा R, और हमने ये बताया था यदि संख्या 1 से छोटी है, यदि संख्या 1 से छोटी और उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो संख्या 1 से और ज्यादा छोटी होती चली जाती है। तो L स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा किससे, R स्क्वायर से, L स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से। तो इस वजह से हम लोग यहां कह सकते हैं कि L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, L स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो E नेट बराबर में यहां से हमारा आ जाएगा K की अब वैल्यू रखे देते हैं, या K की अभी वैल्यू ना रखो तो K ये बना रहने दो, PK अपॉन में R स्क्वायर, और L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, L स्क्वायर को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा देखो ये स्क्वायर लगा है और ये बटे में 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्यूब बचेगा। तो E नेट बराबर में आ जाएगा तुम्हारा PK अपॉन में R क्यूब, PK अपॉन में R क्यूब। बताओ किसी कोई दिक्कत समस्या इतने में? तो अब हम K की वैल्यू रखे देते हैं, तो E इक्वेटोरियल तुम्हारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब, P अपॉन में R क्यूब। दिस इज योर फार्मूला, यही आता है हमारा फार्मूला कि
निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वेटोरियल 1/4πε0 P अपॉन में R3। यही हमारा फार्मूला होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग जल्दी से। हाँ, तो यहाँ से हमने एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, तो हमारा बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से ये वाला 1/2 वाला कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा क्यूब। यार हमारी जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ ही है, माइक का तार भी उलझ गया है, हमारी जिंदगी भी उलझी हुई है। तो E इक्वेटोरियल आ गया 1/4πε0 P अपॉन में R3। देखो और अब थोड़ी सी और बातें बताते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं। ये हटा दें, आप देखो तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर डायरेक्शन में आएगी। भाई मान लो बीच में एक डंडा गड़ा, बीच में एक क्या गड़ा है, बस उसको दोनों आदमी मिलकर के ऐसे ऐसे घसीट रहे हैं, दो आदमी मिलकर के, तो ये डंडा इधर की तरफ झुकेगा। सीधी सी बात है कि ये डंडा इधर की तरफ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल एंड अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसके पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में। देख लो तुम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और ये आ रहा है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस तरफ। ये इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इधर होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर साइड में होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया होगा। चलो अब बताते हैं तुमको कैसे। जैसे मान लो ये माइनस क्यू है, ये तुम्हारा क्या है, प्लस क्यू, तो इसमें P की डायरेक्शन किधर होगी, P की डायरेक्शन इधर होगी। तो फिर अगर ये मान लो निरक्ष बिंदु है तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस बिंदु पे कह दें, इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे भी ऐसे होगी, E की डायरेक्शन होगी। आओ और कराते हैं, और एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु, मान लो हम कहते हैं, ये कहते हैं -3Q और हम ये कहते हैं प्लस का 3Q, सॉरी माइनस का 3Q, माइनस का 3Q, ये हमारा डाइपोल है। तो ये बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ, तो P इसका इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी फिर इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अगर इस जगह कह दे तो इस जगह भी ऐसे होगी, वो तो सेम होगी, ऊपर नीचे बिंदुओं में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम मान लो ऐसे कह दे 4Q और माइनस का 4Q, माइनस का 4Q, और हम कहते हैं ये बिंदु है P, तो इसमें माइनस से प्लस की ओर होता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, तो माइनस से प्लस की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यदि ये होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसी कोई बताओ दिक्कत हो तो बता सकता है हमको, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए। जनरल केस आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि जनरल केस भी कम से कम 25 मिनट लगेगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से जनरल केस का हम लोग अलग से ही वीडियो बना लेंगे। तो जनरल केस में भी कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इस वजह से तब तक आप लोग पढ़ते रहें, खूब पढ़े खूब बढ़े। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।